खाने का शिकार करते हैं, जैसे कि हजारों साल पहले हमारे पूर्वज किया करते थे। जंगली सवाना की गहराई में जहाँ कोई नहीं जानता कि अगली झाड़ी के पीछे क्या होगा, वे रॉक हाइरैक्स, एंटीलोप्स और बबून का पीछा करते हैं। हर्जा जनजाति जीवन को उसके मूल रूप में देखती और जीती है। वे गंदा पानी पीते हैं, लार्वा के साथ शहद खाते हैं और कभी कभी जानवरों के अपशिष्ट के साथ मांस भी खाते हैं। अगले 3 दिनों तक मैं उनकी जनजाति का हिस्सा बनूंगा और उनकी लाइफस्टाइल को देखूंगा। हर्जा जनजाति 50,000 से भी अधिक सालों से नॉर्थ तंजानिया में मौजूद इयासी झील के पास रह रही है और आधुनिक दुनिया के साथ उनका संपर्क लगभग 150 साल पहले हुआ था। वे हर्जानी बोलते हैं, जो कि क्लिक्स के साथ एक अनोखी भाषा है। सदस्य हमें उनके प्रमुख के पास लेकर गए। मेरा नाम सागुरु है। सकुरु, सागुरु। रूही। रूही। लड़के कहाँ हैं? चलो उन्हें ढूंढते हैं। उन्हें पहले से ही नहीं जाना चाहिए था। मुगेसा, हम हत्सा हैं और हमारी हज़ाब ज़मीन पर आपका सभी लोग यहाँ आ जाओ। शिकार करने की खूबी उनके पहनावे से साफ साफ नजर आ रही है। ये आपके सिर पर क्या है? बबून से। मैं बबून की खाल है। जब मैं छोटा था तो हर समय रोता रहता था। मेरी माँ को ये पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने मेरे चेहरे पे ये निशान बना दिए। आंसुओं में मौजूद नमक से घुले घाव चलते हैं और इससे बच्चे दर्द महसूस होने पर रोना नहीं सीखते हैं। अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अब मैं बिल्कुल भी नहीं रोता हूँ। यहाँ जवान लोगों का एक ग्रुप अगले शिकार के लिए अपने सामान तैयार कर रहा है। यह कौशल पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। मेरे तीर सबसे अच्छे हैं और मैं उन्हें खुद बनाता हूँ। शिकार करते समय अगर हमें कोई जानवर दिखाई देता है तो हम जानवरों की प्रजाति के अनुसार अलग अलग बर्ताव करते हैं। कुछ जानवरों को सूंघने और देखने की अच्छी समझ होती है। ऐसे में हमें चुप रहना चाहिए और छुप जाना चाहिए। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं जब तक कि हम उसके काफी करीब नहीं आ जाते। उसके बाद ही हम निशाना लगाते हैं। ये क्या हुआ था? लेपर्ड। बहुत समय पहले मुझ पर एक लेपर्ड ने हमला किया था। वे अपने तीरों को अनोखे पैटर्न के साथ बनाते हैं। अगर किसी का तीर खो जाता है और मिल जाता है तो इसी तरह पता चलता है कि यह किसका है। यह भी दर्शाता है कि शिकार किसने किया है। उनके धनुष पर उनके द्वारा शिकार किए गए जानवरों के कुछ हिस्से के ये अनोखे पैटर्न हैं। इससे पता चलता है कि शिकारी कितना प्रभावशाली और अनुभवी है। इसके अलावा वे तीर को स्थिर रखने के लिए पक्षी के पंखों का इस्तेमाल करते हैं। तीर बनाने के लिए सबसे पहले वे लकड़ी का एक टुकड़ा लेते हैं और उसे सावधानी से काटते हैं। यह जितना हो सके उतना हल्का और सीधा होना चाहिए। वे हमेशा प्रगति को नियंत्रित करते हैं और किसी भी मोड़ को ठीक करने के लिए अपने दांतों का इस्तेमाल करते हैं। आप किस जानवर से सबसे ज्यादा डरते हैं? हाथी, शेर और लेपर्ड। हाथियों की सूंड बहुत बड़ी होती है। ये लगभग कुछ भी पकड़ और खा सकते हैं। वे बहुत धीरे धीरे खाते हैं। उनके नजदीक नहीं जाना चाहिए। आपको इनसे दूर रहना चाहिए। वे हमला कर सकते हैं और आपको 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। बबून। हम जाकर उनका शिकार करेंगे। हम बबून का शिकार करने के लिए कल रवाना होंगे। आप अभी सो जाइए और फिर सुबह बबून के शिकार में शामिल हो जाइएगा। हम सुबह होने से पहले इकट्ठे हो गए हैं। सकुरु अन्य शिकारियों को जगाने के लिए चिल्ला रहा है। कृपया ध्यान दें कि आने वाले कुछ सीन सेंसिटिव हो सकते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हत्जा जनजाति की संस्कृति और लाइफस्टाइल का सम्मान करें और इसे खुले दिमाग से देखें। जंगल में हमारी यात्रा तब शुरू होती है जब हर कोई तैयार हो जाता है। दरअसल वे लोग अलग अलग ग्रुप्स में बढ़ गए हैं, तो इस तरह वे शिकार में अपनी संभावनाओं का लाभ उठाते हैं। हाँ, सभी तैयार हो रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। एक बार जब दिन का उजाला हो जाता है, हम सकुरु के नेतृत्व में जंगल में जा रहे हैं। हमारे पास लगभग 10 शिकारी कुत्ते हैं जो अलर्ट पर हैं। शिकारी चाकू, धनुष, जहर वाले और बिना जहर वाले तीर ले जा रहे हैं। सकुरु ने इस ओर इशारा किया है। हम अब अलग हो रहे हैं, वहां देखो। तो हम इस ग्रुप को फॉलो करेंगे। हमारा एक दल सकुरु और कुत्तों का पीछा कर रहा है। पूरे शिकार के दौरान हम समय समय पर समूहों में अलग हो जाएंगे। इस विशाल जमीन में कुत्ते हमारी आंखें और कान हैं। वे फैल रहे हैं और व्यापक क्षेत्र में खोज रहे हैं। यह रणनीति कुत्तों और हमें दोनों को अधिक जमीन कवर करने और जानवरों को देखने की हमारी संभावनाओं को बढ़ाने की अनुमति देती है। दोस्तों वहां देखो। आज का मौसम अच्छा है, गर्मी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हर दिन ऐसा ही हो। आइए देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। वे इस कीचड़ भरे तालाब का इस्तेमाल करते हैं। पहले वे फूंक मारते हैं और फिर पीते हैं। उनका इम्यून सिस्टम बैक्टीरिया और परजीवियों से निपटने के लिए काफी मजबूत होता है। पानी ठंडा है। उन्हें इसकी परवाह नहीं है कि यह साफ है या नहीं। कुत्तों ने भागना शुरू कर दिया है। वहां कुछ है, दौड़ो। वो उस छेद के अंदर लंबी छड़ी डालने वाला है। वो जानवर को बाहर आने के लिए उसे हिलाने की कोशिश कर रहा है। पिछली छड़ी ज्यादा लंबी नहीं थी, अब वो लंबी छड़ी बना रहा है। कुत्ता जानवर को आसानी से पकड़ने के लिए एक बड़ा गड्ढा खोदने की कोशिश कर रहा है।
नेवला। वे हार मान रहे हैं। समय बहुत कीमती है, ये आगे बढ़ने का समय है। हट्जा खाना बदोश लोग हैं और वे भोजन को स्टोर नहीं करते हैं या खेती नहीं करते। वे पूरी तरह से शिकार और संग्रहण पर निर्भर करते हैं। चुप रहो। वे गिलहरी को पकड़ने के लिए एक टीम बना रहे हैं। एक शिकारी जानवर को कंफ्यूज करने और उसे दूसरे शिकारी की ओर भगाने के लिए पेड़ को हिलाता है। उन्होंने पकड़ लिया। ये दिन का पहला शिकार है। गिलहरी को पकड़ना आसान नहीं था। हम उसका पीछा करते हुए झाड़ियों से होकर गुजरे। उसने इसे अपनी बेल्ट के अंदर छिपा लिया। वह अब अपने तीर की तलाश कर रहा है। हर एक तीर उनके लिए बहुत मूल्यवान है। इसे बनाने में बहुत समय लगता है। कुत्ते सकोरों को घटनास्थल की ओर लेकर जा रहे हैं। वह जानवर को दूर जाने से रोकने के लिए खुली जगहों पर घास से भर रहा है। आपने इसे क्यों नहीं पकड़ा? नेवला पकड़ते समय बहुत रोता है। नदी के नीचे बहुत पानी है। बैरी नदी। यार, आप नदी पार नहीं कर सकते। हम अपना रास्ता बदल रहे हैं क्योंकि हम आगे नदी पार नहीं कर सकते। आखिरकार आराम करने का समय आ गया है। हमें चलते चलते 4 घंटे हो गए हैं। अगर आप इस पेड़ को देखें तो ये चीजें हमें हमेशा मिलती रहती हैं। इससे हमारे कपड़े फट जाते हैं। इसका नाम बबूल है। सकोरो नीचे अन्य शिकारियों पर नजर रखता है। कुत्तों ने इस रॉक हायरैक्स को पकड़ लिया, लेकिन उन्होंने इसका आधा हिस्सा खा लिया। अब सकोरो नीचे की ओर जाने के लिए चट्टानों का सहारा ले रहा है। उसके पैरों में कांटे चुभ रहे हैं। वो अपना रास्ता साफ करने के लिए शाखाओं को काट रहा है। इस बीच लड़का अपने शरीर को चट्टानों के बीच की खाई में धकेल देता है। वो पूरी तरह से गायब हो गया। जो लड़का इस चट्टान के अंदर गया वो पूरे इलाके को एक तरफ से दूसरी तरफ तक चक्कर लगा रहा है। वह और कुत्ते काफी छोटी जगह में अपने शिकार की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने इस चट्टान के नीचे एक और रॉक हायरैक्स को मार गिराया। ध्यान से। ये उस तरफ से चला गया। उन्हें वहां कुछ और दिखाई दिया। लगता है कुत्तों को इसके बारे में पता चल गया। ये एक बड़ी रॉक हायरैक्स है। वे इसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक ऐसा भोजन है जो तैयार है लेकिन अभी तक पहुंच योग्य नहीं है। जो घोंसले में था उसे पकड़ लिया गया है। ये लो दोस्त। यह जानवर अभी भी जीवित है। वह अपने तरीके से खत्म करने की कोशिश कर रहा है। यह सही तरीका नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। ये पहले ही मर चुका है। रॉक हायरैक्स। वहाँ पर मैंने इसे पहले ही शूट कर लिया है। हमें इसे बाहर निकालना होगा। क्या आप इसकी आंखें देख सकते हैं? ये रॉक हायरैक्स ऐसे ही रोता है, लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं है। ये हमारे लिए सिर्फ खाना है। पत्थर का इस्तेमाल करो। कुत्ते से लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तीसरा रॉक हायरैक्स है। मात्र 50 सालों में हट्जा ने अपनी 90% जमीन पड़ोसी जनजातियों के कारण पेड़ों को काटने और फसलों और पशुओं के लिए वन्य जीवों को भगाने के कारण खो दी है। वे इतने बड़े एरिया में रहा करते थे। मेरा मतलब है यह पूरा एरिया। जानवरों की आबादी में गिरावट ने उनके लिए शिकार और जीवित रहना अधिक मुश्किल बना दिया है। उनकी लाइफस्टाइल खतरे में है। इसे देखो, वह अपनी हथेलियों के बीच तेजी से तीर घुमाकर 1 मिनट से भी कम समय में आग जला देता है। अब वे एक प्रकार के पौधे का सेवन करने के लिए ब्रेक लेते हैं क्योंकि उनका मानना है कि इससे उनकी दृष्टि बढ़ती है और शिकार की संभावना बढ़ती है। एक समय ऐसा भी था जब हमने इस पहाड़ पर कई सारे बैबून्स का शिकार किया। कुत्ते पागलों की तरह उनका पीछा कर रहे थे। हमने उनमें से 2 को पकड़ लिया है। बाकी लोग दूसरी तरफ चले गए। वो बैबून की टोली बहुत आक्रामक थी। यहाँ तक कि इस इलाके में पैदल चलना भी एक चुनौती है। मैं फिर से फंस गया। इसे घड़ी की दिशा में घुमाएं। इसे दूसरी तरफ रखें। इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, दूसरी दिशा में। हाँ। अरे, लड़का नेवले की तलाश कर रहा है। वहाँ हर उस गैप की जांच कर रहा है जिस तक वो पहुंच सकता है।
वहीं छिपा हुआ था। लेकिन ये अभी भी जिंदा है। ये काटता है। ध्यान से। इसके दांत तेज हैं। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। आपका निशाना लगाने का तरीका मजेदार है। ये मत आकिए कि वे इसी तरह जीते। इसी तरह हमारे पूर्वजों ने सरवाइव किया था। मधुमक्खियां कहाँ हैं? वे एक पेड़ पर है। हमें डंक लग गया है। यहाँ से मत गुजरो। मैंने तुमसे कहा था ये रास्ता मत अपनाओ, लेकिन तुमने नहीं सुना। ये मधुमक्खियां क्रेजी हैं। इनसे खिलवाड़ मत करो। मुझे डंक लगने पर कुछ नहीं हो। अगर आपको डंक मार दिया जाए तो आपकी त्वचा सूज जाएगी। ओह, ये बहुत थका देने वाला शिकार था। बहुत। पहाड़ों में जानवरों का पता लगाते हुए हम केवल 7 घंटों में 36,000 कदम चले। उनका कहना है कि उन्हें बबून्स का निचला मांस खाना पसंद है। और कौन सा भाग? हमें बबून के हाथ और पेट के हिस्से खाना पसंद है। बबून के नितंब बहुत स्वादिष्ट होते हैं। कुत्ते बचे हुए भोजन के कुछ टुकड़े प्राप्त करने के लिए धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे हैं। काश मैं सारा मांस खा पाता। मांस स्वादिष्ट लगता है। वे शिकार किए गए जानवर को नाखून से खाना शुरू कर देते हैं। वे इसका कोई भी हिस्सा बर्बाद नहीं करते। वे नरम हड्डियों सहित मांस का सेवन करते हैं। आप उनके प्रत्येक काटने पर चटकने और तोड़ने की आवाज सुन सकते हैं। चलो इस हिस्से को खाते हैं। मैं बेहद खुश हूँ कि मुझे हज़ा लोगों के साथ शिकार करने का मौका मिला। वो लोग जो वास्तव में सीखना चाहते हैं कि रॉक हायरेक्स मांस कैसा होता है, ये सच में काफी हद तक रबर जैसा है। रॉक हायरेक्स। वे अपना खाली समय शिकार के दौरान खोए हुए तीरों की जगह नए तीर बनाने में बिताते हैं। बंदर, वो हमें पहाड़ों पर दिखाई देते हैं। प्रत्येक हज़ा जनजाति में लगभग 30 लोग होते हैं। इनका एवरेज लाइफ स्पैन लगभग 32 साल है। यह वास्तव में शिशु मृत्यु दर की उच्च दर के कारण है। आमतौर पर एक हज़ा महिला 4 बच्चों को जन्म देती है, लेकिन उनमें से केवल 1 या 2 ही जीवित रह पाते हैं। शहद उनके लिए लिक्विड के फॉर्म में गोल्ड से कम नहीं है। जंगल में उन्हें मजबूत बनाए रखने के लिए ऊर्जा और महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर यह जनजाति में सबसे अधिक खाया जाने वाला भोजन है। हम एक बाओबाब पेड़ के नीचे हैं। आपको वहाँ ऊपर उस पेड़ के अंदर एक छेद दिखाई दे रहा है? शहद वही है। वे पेड़ से जोड़ने के लिए लकड़ी का एक टुकड़ा काटने जा रहे हैं। वे इसे ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस पेड़ के अंदर हजारों की संख्या में मधुमक्खियां मौजूद हैं। एक और दूसरा शिकारी स्मोकिंग स्टिक बनाने के लिए आग लगाने की कोशिश कर रहा है। वो देख रहा है कि क्या ये लकड़ियां किसी व्यक्ति के शरीर को उठाने के लिए पर्याप्त मजबूत है। अब वह मधुमक्खियों को थोड़ी देर के लिए शांत करने के लिए धूम्रपान की छड़ी को छत्ते में रख देता है। यह तेज गुंजन की आवाज हजारों मधुमक्खियों से आ रही है। उसे कई बार डंक लगता है, लेकिन वह शहद तक पहुंचने के लिए दर्द को सहता है। उसे जल्दी करना चाहिए क्योंकि मधुमक्खियां छत्ते से बाहर निकल जाएंगी और हम नहीं चाहते कि वे हमारा पीछा करें। अभी भी ज्यादा शहद नहीं है। मौसम अच्छा नहीं है। हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। इसमें शहद बहुत कम है। यह ज्यादातर वैक्स है और इसके अंदर थोड़ा लार्वा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हज़ा के लिए शहद सिर्फ भोजन नहीं बल्कि उनकी करेंसी भी है। वे इसे नुकीले धातु के औजारों, कांच के मोतियों, टायर के जूतों और मक्के के आटे से एक्सचेंज करते रहते हैं। वे गिनने के लिए पैसे या न्यूमेरिकल सिस्टम का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। हज़ाने में 1 और 2 ही एकमात्र नंबर्स होते हैं। आज भी वे समय का ध्यान नहीं रखते। घड़ियों और कैलेंडरों की यहाँ कोई जगह नहीं है। उनके यहाँ जन्मदिन या धार्मिक छुट्टियों जैसा कोई जश्न नहीं मनाया जाता है। क्या वो जानता है कि उसकी उम्र कितनी है? मुझे नहीं पता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की तारीख में उनमें से कुछ तंजानिया की ऑफिशियल लैंग्वेज सीख चुके हैं और नंबर्स को समझने लगे हैं। हालांकि ज्यादातर अभी भी 10 तक की गिनती नहीं कर सकते हैं। 5 से आगे के नंबर का यूज करने के लिए, जैसे कि इस समय 8 है, तो उसे उन्हें जोड़ना होगा। यहाँ 5 और वहाँ 3। अगर मैं उससे कहूँ 70 तो वो क्या कहेगा? ये तो बहुत ज्यादा है। वे बड़ी मात्राओं को दर्शाने के लिए सामान्य शब्दों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वे उनके लिए बहुत बड़े होते हैं। क्या उनके दिमाग में हमेशा बबून का शिकार करना चलता रहता है? ये सबसे स्वादिष्ट मांस है। जब भी मैं सोता हूँ तो मुझे बबून के ही सपने आते हैं। जब मैं सुबह उठता हूँ तो शिकार करने जाता हूँ और बबून की तलाश करता हूँ।
मैं पहाड़ों तक जाता हूँ। अगर वह मुझे वहाँ नहीं मिलते तो मैं कहीं और उनकी तलाश करने निकल पड़ता हूँ। वह ऐसे ही रोते हैं। कुछ घंटों तक सोने के बाद हम अगले ही दिन सुबह 4 बजे एक बड़े शिकार की तैयारी कर रहे हैं। आज कैंप का हमारा दूसरा दिन है और आज हम एंटीलोप्स और बबून का शिकार करेंगे। जब हम जानवरों की तलाश कर रहे होंगे तो हमारी टीम का एक सदस्य यहाँ रुककर कैंप लाइव को रिकॉर्ड करेगा। जो लोग आज शिकार पर नहीं जा रहे हैं वे अपने औजारों की मरम्मत कर रहे हैं। उनमें जहर खत्म हो गया है, इसलिए सबसे पहले यह जवान लड़का और एक बूढ़ा आदमी एक बाल्टी पानी के लिए एक लंबी सड़क पर चल रहे हैं। अपने दैनिक कार्यों में बिजी होने के बावजूद वे आज के खाने के लिए हर अवसर का लाभ उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कई नाकामयाब कोशिशों के बाद उसे कैंप में जाते समय एक बड़ा सा स्नेल मिला। ये एक स्नेल है। हम अक्सर इसे भी खाते हैं। हाँ, हम बस इसे आग पर पकाकर खाते हैं। क्या आपको वो पहाड़ दिखाई दे रहा है? उनका मानना है कि वहां बहुत सारे लकड़बग्गे हैं। युवाओं को स्नेल का स्वाद ज्यादा पसंद नहीं आता और इसलिए वे इसे अपने बड़ों को खिला देते हैं। पहले जब कोई ट्राइब का मेंबर बूढ़ा हो जाता था तो युवा उनके लिए एक बड़े जानवर का शिकार करते थे और उसके मांस को अंतिम दावत के रूप में पेश करते थे और फिर अपने बड़ों को आखिर तक भूखा मरने के लिए छोड़ देते थे। आजकल वे पुराने सदस्यों की देखभाल करते हैं और उनके साथ अपने शिकार को बांटते हैं। ये टहनी डेजर्ट रोज पेड़ की है जिसमें हफ्जा शिकारियों को बड़े जानवरों से लड़ने में मदद करने के लिए कई सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। वे शाखा को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उन सभी को एक पैन में रखकर शुरुआत करते हैं। टुकड़ों पर ठंडा पानी डाला जाता है और मिक्सचर को उबलने के लिए छोड़ दिया जाता है। वह सतह से झाग को हटाने के लिए पत्तियां गिरा देता है। टुकड़ों को हटाने के बाद वह मिक्सचर को गाढ़ा होने तक उबलने देते हैं। आखिरी बार घुमाने के बाद वह उसे एक पत्थर पर ट्रांसफर करता है और पानी का छींटा डालता है। आखिर में वह इसमें थोड़ी सी राख मिलाता है और इसे पत्थर से पीस कर मिला देता है। आखिरकार अब यह तैयार है, एक काला चिपचिपा जहरीला पेस्ट। वह सावधानी से तीर की नोक को इससे डाल देता है। अब यह तीर इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। वह जहर को साफ करने के लिए घास पर अपने हाथों को रगड़ता है। ये देखो, ये जहरीला तीर है। हाँ, ये मेरे और आपके दोनों के लिए भी खतरनाक है। अगर किसी जानवर को इससे मारा जाता है तो ये जहर सीधे इसके खून में चला जाता है और दिल तक चला जाता है, जिससे शरीर हिलना बंद हो जाता है। फिर वो जमीन पर गिर जाता है। ये इम्पाला, भैंस, ज़ेब्रा, जिराफ और सभी बड़े जानवरों पर काम करता है। जहाँ पुरुष मांस और शहद की खोज करते हैं वहीं महिलाएं फल, सब्जियां और साग सब्जियां इकट्ठा करती हैं। अभी वे खोदने वाली लकड़ियों का इस्तेमाल करके जड़ें और कंद निकालती हैं। वे नेचर के न्यूट्रिएंट स्टोरेज यूनिट्स की तरह है। यहाँ उसे एक जंगली आलू मिला है। मेरी स्कर्ट बहुत छोटी है, मुझे कपड़े का एक टुकड़ा दो। लगभग अलग थलग रहने वाली हटजा महिलाओं को अजनबियों द्वारा उन्हें रिकॉर्ड करना कंफर्टेबल नहीं लगता। वो मुझे देख रहा है। झाड़ीदार सुअर यहाँ रहा है। ये बहुत ताजा है। सुअर बस थोड़ी देर पहले से ही है। झाड़ीदार सुअर। हम इस पर नजर रखने की कोशिश करेंगे। इसमें कुत्ते हमारी मदद करेंगे। देखो सुअर की निशानी। पेड़ पर एक और खरोंच है। उन्होंने एक तेज आवाज सुनी और अब यह पता लगाने के लिए रुक रहे हैं कि आवाज कहां से आ रही है। वे देखेंगे कि जांच करने के लिए कुछ है या शिकार करने के लिए कुछ है। कुछ भी नहीं मिला। बारिश की वजह से जानवर अपनी सुरंगों या आश्रय स्थलों में छिप जाते हैं। क्या आपको बुश बेबी नाम के एक छोटे जानवर का घोंसला दिखाई दे रहा है? तो जानवर को वहां से हटाने के लिए पेड़ की ओर पत्थर फेंक रहे हैं जहां वह छिपा हुआ है। समय आ गया है दौड़ने का। यहां से कोई गायब नहीं है। तुम ये कैसे चूक गए? ये मस्ती कर रहे हैं। जानवर के पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। देखो देखो। सावधान रहे, हमें तीर मत मारो, ये वाला मुश्किल है। यहाँ एक और है। लड़के ने एक और बुश बेबी का घोंसला ढूंढ निकाला है। यहाँ अंदर छिपा हुआ है। दूसरी कोशिश के बाद वह हिलने ढुलने में असमर्थ हो जाता है। वह पेड़ पर चढ़ने के लिए अपने लिए रास्ता बना रहा है। लड़के ने बुश बेबी के घोंसले पर चढ़ना शुरू कर दिया है।
वह करीब आता जा रहा है और उसे मिल गया, ठीक उसकी पूंछ के पास। बुश बेबी की आंखें चिंता से भरपूर है और वह अपने घोंसले को कसकर पकड़कर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस नन्ही सी जान के पास कोई मौका नहीं है। यह अभी भी जिंदा है। उसने उसे मार दिया। इस जानवर को बुश बेबी कहा जाता है। ये ज्यादातर रात के समय दिखाई देते हैं। हमने उन्हें सोते हुए देखा। सर से अटका है। ओह, उन्होंने इसे आंखों से पाया। यह इधर से गया और उधर से निकला। जानवर के हाथ देखो, इनका संबंध बंदरों से है। इस बीच कैंप में 2 युवा शिकार पर हैं। वह ठीक पक्षी की तरह उसे चकमा देने के लिए सीटी बजा रहा है। इतना पास होते हुए भी इतनी दूर, वह चूक गया। ये नीचे गिर गया। लेकिन तीसरी कोशिश में उसे एक मिल गया, ठीक आसमान में। हमें एक कबूतर मिला। इस कुत्ते को क्या हुआ? इसे काफी खरोंचे आई हैं। बबून्स ने हमारे कुत्तों को ये घाव दिए हैं। बबून्स? हाँ, थोड़ी बहुत। हाँ, क्योंकि बारिश हो गई है, जानवर अब अपने आश्रय स्थलों से बाहर आ गए हैं और हज्जा उन्हें लेने के लिए तैयार है। उसने उसे पकड़ लिया। ये बहुत ही सुंदर पक्षी है। दोस्त, क्या तुम्हें ये पौधा दिखाई दिया? इसे मत छुओ, इससे तुम्हें कई दिनों तक खुजली होती रहेगी। मैंने एक बार गलती से इसे छू लिया था। मुझे पागलों की तरह खुजली होना शुरू हो गई। लगता है कुत्तों को पूरा यकीन है कि यहाँ कुछ ना कुछ है। हाँ, वाकई में कुछ है। जल्दी करो, कुत्ते इसे खा रहे हैं। मेरे पास मेरा तीर कमान नहीं है। मुझे अपने तीर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि वे अक्सर वफादार होते हैं, कुत्ते कभी कभी हज्जा शिकारियों के मुकाबले तेजी से काम करते हैं। बढ़ने की कोशिश कर रहा है। सकोरो और अन्य शिकारी अब थक चुके हैं। शिकार से छुट्टी लेकर हम वापस कैंप की ओर जा रहे हैं। अब हमें भूख लगी है, हमें खाना चाहिए। आखिरी बार आपने कब खाना खाया था? मैंने कल रात को ही खाना खाया था। पहले में बहुत सारे जानवरों के साथ जीवन अच्छा था, लेकिन अब वे सभी चले गए। बबून को ढूंढना मुश्किल होता है। वे अब चालाक हो गए हैं। डेथ के बारे में उसकी क्या सोच है? उसे क्या लगता है कि मरने के बाद वह कहाँ जाएगा? मुझे नहीं पता। देखो, मर जाने के बाद तुम्हें जमीन में दफन कर दिया जाता है। वही जीवन का अंत है। युवा अभी भी तीर चलाना सीख रहे हैं और यह उनकी क्लास का समय है। ओह, वाह, बढ़िया। भविष्य के लिए उनके क्या सपने हैं? क्या आप उसे समझ पा रहे हैं? आपका मतलब है जब हम बड़े हो जाएंगे? मैं नहीं जानता कि क्या कहूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी उनके लिए भविष्य के बारे में बात करना मुश्किल होता है। हाँ, उनके पास भविष्य की कोई अवधारणा नहीं है। हमें ये तीर कमान डटोका जनजाति से मिलते हैं। बदले में हम उन्हें शहद और ट्रेडिशनल मेडिसिन देते हैं। हम पहाड़ों पर चढ़ेंगे। ये बहुत दूर है। फिर से शुरुआत में हम तीसरे दिन हज्जा जनजाति के साथ हैं। जब हम सो रहे थे तब यह ग्रुप जो रात को शिकार के लिए निकला था अभी वापस लौटा है। हम कल शाम से शिकार कर रहे हैं और आखिरकार हमने इस एंटीलोप को पकड़ लिया। ये छोटा है, लेकिन हम इसे सबके साथ मिल बांट कर खाएंगे। इसे मत छुओ, तुम तो शिकार करने भी नहीं गए। उन्हें एक एंटीलोप मिला है। इसे डिग डिग कहा जाता है। यहाँ हम बबून्स के करीब पहुंच रहे हैं और कैंप में मौजूद लोगों ने झोपड़ी बनाना शुरू कर दिया है। अभी 2 आदमी उपयुक्त शाखाएं और पत्तियां इकट्ठा करने के लिए झाड़ी की ओर जा रहे हैं। बबून्स बहुत ही चतुर होते हैं। जब उन्हें कुछ महसूस होता है तो वे इधर उधर घूमते रहते हैं। उन्हें इंसान पसंद नहीं होते हैं। हमें आगे बढ़ना होगा, चलो। वे यह पूछने गए कि क्या उन्होंने आसपास कोई बबून देखा है या नहीं। हम स्मार्ट हैं, लेकिन वे भी कम नहीं। वे भाप सकते हैं कि हम उनके नजदीक आ रहे हैं। हम उन्हें ढूंढना जारी रखेंगे। इसका मतलब है हमें अपनी रणनीति बदलनी होगी। यह सब एक कदम आगे रहने के बारे में है।
कैंप में मौजूद लोग अब अपने उन दोस्तों तक पहुंचने के लिए सीटी बजा रहे हैं जो सुबह शहद की तलाश में निकले थे और इसमें शामिल होकर जंगली शहद खाना चाहते हैं। स्वागत है। हमें मीठी दावत का मजा उठा रहे हैं। शहद बहुत मीठा है, लेकिन मधुमक्खियां बहुत पीछे पड़ती हैं। कभी कभी मधुमक्खियों से नफरत होने लगती है, लेकिन वे पेट भरने के लिए हमें शहद देती हैं। अब जब सारा सामान तैयार है तो झोपड़ी की नींव रखने का समय आ गया है। वे छड़े बनाने के लिए शाखाओं को मोड़ना शुरू कर रहे हैं। इसे मजबूत बनाने के लिए इसके चारों ओर अधिक शाखाएं लगा रहे हैं। यह पिंजरे जैसा स्ट्रक्चर मुख्य भाग बनाता है। फिर वे आधार को जंगली एलोवेरा पौधों से घेर देते हैं और शीर्ष को पत्तियों और घास से ढक देते हैं। फिनिशिंग टच देने के लिए वे कुछ सफेद फूल लगाते हैं और बस कुछ ही घंटों में एक नया घर तैयार है जो इस युवा पिता और उसके परिवार को तोहफे में दिया गया है। घर बन गया है और आप इसमें सो सकते हैं। चलो देखते हैं। हमने इसे इस तरह बनाया है। ये झोपड़ी कमाल की है। बात करो। बबून उन बाओबाब पेड़ों पर चढ़ जाते हैं, इसलिए हम हर पेड़ को चेक कर रहे हैं। लेकिन हमारा मकसद उन चट्टानों तक पहुंचना है। उनका कहना है कि वहां बबून्स रह रहे हैं। जैसे हम रास्ते पर चल रहे थे, हमें नीचे चट्टानों में छुपे हुए रॉक हायरेक्स का एक ग्रुप दिखाई दिया। उन्हें सभी 5 रॉक हायरेक्स मिल गए। अब समय है बबून की खोज करने का। वे आधे पचे भोजन और पेट के एसिड के लगभग मल जैसे मिश्रण से भरे पेट को भूख से खा रहे हैं। सकोरो का कहना है कि उन्होंने सभी क्षेत्रों की जांच कर ली है और उन्हें कोई बबून नहीं मिला, लेकिन हम रात के दौरान अपनी किस्मत आजमाएंगे। बबून अपने पिछले अनुभवों से सीखते हैं, इसलिए वे उन जगहों पर जाने से बचते हैं जहां उन्हें पहले खतरों का सामना करना पड़ा था। ऐसा लगता है कि वे यहाँ से चले गए हैं। हर्ट्ज अपनी रणनीति में बदलाव कर रहे हैं। वे आज रात क्षेत्र के दूसरे हिस्से में बबून्स का पीछा करेंगे। शिकारी और शिकार दोनों ही लगातार सीख रहे हैं और अपनी रणनीति में बदलाव कर रहे हैं। यह लुका छिपी की तरह ही है, लेकिन जंगल में। अब हम बबून के शिकार पर हैं। अंधेरा होता जा रहा है। ट्राइब के कुछ सदस्यों को पता चल गया कि वे कहाँ रह रहे हैं। एक पेड़ पर है। हम ज्यादा से ज्यादा शांत रहेंगे। बबून रात के दौरान ज्यादा सक्रिय नहीं रहते हैं। वे सुबह सक्रिय रहते हैं और रात में पेड़ों पर सोते हैं, जहां वे शिकारियों, ज्यादातर तेंदुओं, लकड़बग्गों और इंसानों से सुरक्षित रहते हैं। हम कैमरे का आईएसओ बढ़ाएंगे और आप नॉइस के साथ देख पाएंगे। लोग इस दुनिया में वैसे ही रहते हैं जैसे हम हजारों साल पहले रहा करते थे। इस समुदाय के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक निसंदेह है मॉडर्नाइजेशन और इस अनोखे ह्यूमन कल्चर को खोना है। वे अतीत की खिड़की की तरह है, तो वे हमारे पहले के